हेलो एवरीवन, आज 22 अगस्त 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। खेलो इंडिया महोत्सव जो भारत में वो शुरू किया जा रहा है, इसको देखेंगे। उसके बाद CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 इसको शुरू करने की बात हो रही है। इसका जो पहले जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चल रहा था, उसका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। उसके बाद सेबी की जो प्री लिस्टिंग कंपनियां, उन पर उन्होंने विचार करके क्या बात कही है उसको हम देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, डल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स विद आई ऑन ओलंपिक्स। यानी कि ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए डल झील है जो उसने पहली बार खेलो इंडिया जल खेल यानी कि वाटर गेम्स का आयोजन किया है। ये पहली बार हो रहा है। 21 से 23 अगस्त तक ये चलेगा। ये जो डल लेक है श्रीनगर की लेक है, इसमें इनको होस्ट किया जा रहा है। और इसमें 409 यानी कि 409 एथलीट्स हैं। 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में से ये लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ये 3 दिनों का ये महोत्सव है। और इसमें जो है कयाकिंग, इसमें कौन कौन सी गेम्स रहेंगी, इसमें कयाकिंग रहेगी। उसके अलावा जो कैनोइंग गेम है, रोइंग जैसे ओलंपिक जो कॉम्पिटिशन्स है, उनके साथ वाटर स्कीइंग भी होगी। शिकारा रेस जो है वहाँ डल लेक की जो काफ़ी फेमस है शिकारा। उसके अलावा जो ड्रैगन बोट जैसी रेस है, ये सभी इसमें शामिल होंगे। और 24 जो है मेडल्स जो मिलेंगे, यानी कि 24 जो इसमें लोगों को कि स्वर्ण पदक जो है वो दिए जाएंगे। अब देखिए, इसमें हमने बात की जो 36 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 202 जो है महिलाएं शामिल हैं। ये भारत को उभरते एथलीटों को राष्ट्रीय और वैश्विक सत्र पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और ओलंपिक खेलों के लिए तैयार होने का एक अच्छा मौका है। यानी कि ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो, ये एक बहुत अच्छा मौका है। भारत अपने आप को विश्व में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो जो सेंटर के खेल मंत्री हैं भारत के मनसुख मंडाविया, उन्होंने कहा है कि ये जो है भारत की खेलो इंडिया का एक पहल का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है कि ज़मीनी सत्र पर खेलों को बढ़ावा देना है, जहां पर स्थानीय अवसंरचना को मजबूत करना, एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जो उपराज्यपाल वहाँ पर मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि क्षेत्र में खेल संस्कृति, टूरिज्म और जो युवा भागीदारी है, ये उसको बढ़ावा देने की एक बहुत अच्छी पहल है। ये जो जम्मू कश्मीर की जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में भी स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा आयोजन का जो शुभंकर है हिमालयन किंग फिशर है, जो कि यहाँ पर देखिए हिमालय किंग फिशर जो कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, ऊर्जा और शांति का एक प्रतीक है। तो ये इसके लिए सिंबल रखा गया है। इसके बाद जो अगर हम बात करें इसके प्रशिक्षण और अवसर की, यानी कि इसकी ट्रेनिंग वगैरह की, ये जो फेस्टिवल है एथलीटों को ओलंपिक सत्र की जो प्रतियोगिता यानी कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करेगा। कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसी जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो गेम्स होंगी, ओलंपिक खेलों का हिस्सा है, तो बाद में उनमें भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। और इस आयोजन से एथलीटों को तकनीकी और शारीरिक रूप से मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, उसके नेहरू पार्क में एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई, जहां पर विदेशी कोच आएंगे। उनकी मदद से भारतीय जो स्थानीय एथलीट होंगे, उनको ओलंपिक लेवल का एक ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भारत की जो जल खेलों में एशिया की अच्छी स्थिति और ये आयोजन जो प्रतिभाओं को उभार कर और भारत की ओलंपिक और जो जितने भी वैश्विक मंचों पर गेम्स होती हैं, उन सभी पर भारत पार्टिसिपेट करेगा और भारत की स्थिति मजबूत होगी। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, what has NATO said about organ donation to women। यानी कि नाटो ने क्या कहा है कि जेंडर इक्वालिटी है उसको जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को अंगदान करने के बारे में नाटो ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय अंग और जो नाटो संगठन है, उसने हाल ही में अंगदान या प्रत्यारोपण में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए। जिसमें क्या सुझाव है, सबसे पहला है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि फीमेल्स को सबसे पहले प्रेफर यानी कि उनको प्रायोरिटी दी जाए।
नाटो ने कहा है कि जो मृतक दाता हैं उनके अंगों के मतलब आवंटन के लिए महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए अंग आवंटन मानदंडों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त अंक पर देने का प्रावधान भी शामिल है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो कदम है लैंगिक असमानता को ख़त्म करने के लिए उठाया गया, क्योंकि एक स्टडी से पता चला है कि महिलाएं जो हैं दानदाताओं में बड़ी संख्या में होती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम अंग प्राप्त होते हैं। अब देखिए, दान तो सबसे ज़्यादा महिला करती है, ये एक स्टडी के में देखा गया, लेकिन उन्हें जब अंग मतलब उन्हें अंग प्राप्त होते हैं जो ऑर्गन्स वगैरह, तो वो उनको मतलब कि कम मिलते हैं, यानी कि महिलाओं को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इसके बाद दूसरा सुझाव है नाटो के जो निदेशक है डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो है अंतिम चरण के अंग विफलता यानी कि एंड स्टेज ऑर्गन जो फेलियर होता है उसके मामले में उतनी ही असुरक्षित होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए जीवित या मृतक दाताओं से अंग प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। नाटो ने यह भी कहा है कि जो मृतक दाताओं के निकट संबंधी उनके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, है ना, रिलेटिव्स होते हैं, अगर वे अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में है तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर वो अंग लेना चाहते हैं, यानी कि ऑर्गन्स वगैरह लेना चाहते हैं और लिस्ट में उनका नाम है, तो उनके रिश्तेदारों को पहल मिलेगी। इसके अलावा नाटो आईडी भी एक होगी, यानी कि सभी जो ऑर्गन्स वगैरह दिए जाएंगे जीवित लोगों के या मृतक दाता के लिए एक अद्वितीय नाटो आईडी एक मतलब इसको कंपल्सरी कर दिया गया। ये आईडी जो है मृतक दाता के प्रत्यारोपण के लिए जो मतलब आवंटन में, यानी कि जो भी ऑर्गन्स का जब डोनेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे विवाद छिड़ जाते हैं कि पहले हमें डोनेशन मतलब पहले हमें ऑर्गन चाहिए या कुछ भी, तो इन सभी के लिए एक आईडी जरूरी है और सर्जरी के 48 घंटों के अंदर अंदर ये आईडी से आपको मतलब अंग मतलब ऑर्गन मिल जाएगा। इसके बाद जो बाकी और उपाय दिए गए नाटो के द्वारा और भी छोटे छोटे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नाटो है उसने राज्यों से ट्रॉमा सेंटरों में अंग और जो उत्तक पुनर्प्राप्ति सुविधाएं विकसित करने, ट्रांसप्लांट समन्वयकों के लिए स्थायी पद सृजित करने के लिए, उसके अलावा सड़क दुर्घटना या फिर स्ट्रोक पीड़ित होते हैं उनमें जो मृतक दाता होते हैं यानी कि मृत्यु लोग होते हैं उनकी पहचान के लिए आपातकालीन कर्मियों को ट्रेनिंग देने का एक मतलब उन्होंने एक सुझाव दिया है कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि उनकी पहचान की जाए। उसके अलावा ये सवाल भी उठाया गया, यानी कि इस पर चिंता भी है कि जो निकट संबंधी उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा, मतलब जो उनके रिलेटिव्स हैं। अब मान लीजिए एक लिस्ट जारी की गई, उसमें मान लो कोई भी व्यक्ति आकर अपना नाम लिखता है और वो कह देता है कि मैं उसका रिलेटिव हूँ। अब मृतक व्यक्ति तो है नहीं जिससे हम पूछ रहे हैं कि भाई आपका रिलेटिव है या नहीं है, तो इसी तरह मतलब इसको लागू करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसा है कि जो संबंधी है उनकी एक क्या डेफिनेशन है, कहाँ तक उनको माना जाएगा कि वो उनके रिश्तेदार हैं। तो ये सभी सुझाव दिए गए। इसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ऑर्गन डोनेशन की अगर हम बात करें कि स्टेटस क्या चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अंदाजा लगाया कि 1,30,000 जो सॉलिड ऑर्गन्स है वो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, हर साल होते हैं, बट दिस मीट्स ओनली अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड वाइड नीड, यानी कि ये सिर्फ 10% तक ही लोगों को मिल पाते हैं जिनको नीड होती है। तो इसी वजह से इस पर विचार करने की ये एक मतलब विचार करने का ये मुद्दा बना है कि जितना ज़्यादा मतलब कि ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उसमें से सिर्फ 10% ही लोगों को ये ऑर्गन मिल पाते हैं उनकी जान बचाने के लिए। डॉक्टरों ने क्या कुछ नोट किया, उन्होंने कहा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, कल्चरल मिथ बने हुए हैं, हेजिटेशन टू डिस्कस ऑर्गन डोनेशन विद इन फैमिलीज रिमेन द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स, बट विद मॉडर्न ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स आर एंड इफेक्टिव मेडिसिन रिसिपेंट्स कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइव्स। अब देखिए लोगों में क्या होता है, एक धारणा बनी होती है कि हम किसी को भी मतलब अपने शरीर का अंग नहीं देंगे या फिर किसी से लेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति की मतलब इस व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल है। अगर मान लीजिए किसी ने वो ऑर्गन किसी ने दान कर भी दिया, अगर किसी ने ले भी लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लोगों में अवेयरनेस की कमी होने की वजह से ये सब हो रहा है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी मूव्स रेगुलेटेड वेन्यू फॉर प्री लिस्टिंग कंपनीज।
सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, इन्होंने क्या किया कि जो प्री लिस्टिंग कंपनियां उनके लिए विनिर्मित स्थल यानी कि रेगुलेटेड वेन्यू पर विचार किया है कि रेगुलेटेड वेन्यू क्या है या क्या होना चाहिए। तो जहां पर कुछ ऐसी कंपनियां उनके कुछ खुलासों के साथ ट्रेड किया जा सके, तो ये जो पहले पायलट आधार पर होगी। सेबी के जो चेयरपर्सन है तुहिन कांत पांडे, उन्होंने क्या कहा है कि 21 अगस्त को कहा है कि फिक्की द्वारा आयोजित एक पूंजी बाजार में इसकी घोषणा कर दी कि जो प्री लिस्टिंग कंपनियां उनके लिए हम फिर से एक बार विचार करेंगे। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इस विनियमित मंच का उद्देश्य है प्री आईपीओ से पहले जो कंपनियों के शेयर हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उनको अच्छे से रेगुलेटिंग किया जाए। तो ये जो मौजूदा अनौपचारिक ग्रे मार्केट है उसको बदलने की दिशा में एक कदम है कि ग्रे मार्केट को बदला जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या रहेंगे लोगों को, मतलब निवेशक जो होते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए, निवेशकों के लिए बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करना यानी कि प्राइस डिस्कवरी उनको दिए जाना। उसके बाद फंड जुटाने, खुलासे और निवेशक ऑन बोर्ड में जो अननेसेसरी जो भी प्रक्रिया होती है, बाधा होती है, उनको ख़त्म करना। इसके बाद सरकार को कर राजस्व में हिस्सेदारी मिलेगी। इससे क्या होगा कि सरकार को एक हिस्सा मिलेगा टैक्स का। निवेशकों के लिए जोखिम कम करना और उसके लिए पारदर्शिता को बढ़ाना। तो अगर अभी हम वर्तमान स्थिति देखें कि वर्तमान स्थिति क्या है भारत में, तो सेबी के जो होल टाइम मेंबर्स हैं जिसमें कमलेश वर्णे, उन्होंने कहा है कि ग्रे मार्केट को रेगुलेट करने का प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रक्रिया में। सेबी इस विचार पर प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति के साथ चर्चा भी करेगा। चर्चा करने के बाद ही कोई मामला सामने आ पाएगा, ठीक है। ग्रे मार्केट क्या होता है? इज एन इनफॉर्मल मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज दैट आर अप द लिस्टिंग ट्रेड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर। यानी कि एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें क्या है कि एक मतलब जो ट्रेड है वो लिस्ट के जरिए किया जाता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होती है। इसके अलावा जो पायलट प्रोजेक्ट क्या है, ये जो एक है पायलट प्रोजेक्ट, ये मंच जो है कंपनियों को कुछ अनिवार्य खुलासों के साथ ट्रेड करने की अनुमति देगा कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेड करना है तो आपको ये सभी चीज़ें वो पब्लिकली करनी होगी, ये सभी सार्वजनिक मुद्दे रखने होंगे, जिसमें क्या पूंजी बाजार में नए उत्पाद और परिसंपत्ति वर्गों की मांग और आपूर्ति बढ़ेगी। तो इसी तरह इसमें मतलब ऐसे मतलब चेंजेस करने की बात हो रही है। ये जो प्रस्ताव रखा गया भारत का जो पूंजी बाजार है उसको गहरा करने के लिए और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए सेबी की एक अच्छी नीति है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में अगर हम देखें तो 130 मिलियन अद्वितीय निवेशक और 70 मिलियन म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह लगाते हैं इन्वेस्टर्स हैं। पूंजी बाजार जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ये जो पहला विशेष रूप से अनलिस्टेड जो शेयर है उसमें बढ़ती रुचि को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बताई जा रही है और जो जोखिम भरा और जटिल भी हो सकता है। तो इसी तरह अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं मतलब जिनका पहले पूरा डेटा लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें ट्रेड करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स एग्री टू लॉन्च न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, यानी कि विदेश मंत्री चीन और पाकिस्तान के, उन्होंने एक नया आर्थिक गलियारा योजना शुरू करने पर सहमति जता दी है। तो पाकिस्तान एंड चाइना जो है पहले ही एक मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, अब उसको 2.0 को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो मतलब इसकी जो मीटिंग हुई है काबुल में हुई त्रिपक्षीय बैठक में, अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री वहां पर है मुताकी, उनके साथ सीपीईसी को काबुल तक विस्तार देने पर सहमति बन चुकी है। अब देखिए पहले तो सिर्फ जैसे पाकिस्तान तक था, अब काबुल पर भी उसकी सहमति हो चुकी है। इसके बाद अगर हम इस गलियारे की बात करें, ये क्या है? ये एक चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक परियोजना है, उसका एक हिस्सा है, जिससे क्या है कि जो चीन का एरिया वहाँ से निकलकर यहाँ पाकिस्तान में ऊपर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें पीओके का एरिया, यहाँ से होकर एक बेल्ट एंड यानी कि एक रोड निकाला जाएगा जो कनेक्टिविटी देगा पाकिस्तान और चीन को। और जो पाकिस्तान का गवादार पोर्ट है बंदरगाह, वहाँ पर इसकी मतलब जो कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँचेगी।
ये परियोजना पाकिस्तान चीन के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई जा रही है। इसके बाद इसकी शुरुआत होती 2013 में। सबसे पहले इसे अनुमति मिलती है, यानी कि घोषणा की जाती है। जब चीन और पाकिस्तान ने इस परियोजना पर सहमति जताई थी, उस समय पर ये जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था वैश्विक व्यापार करना और कनेक्टिविटी को आपस में बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य क्या है कि पाकिस्तान का जो गवादार पोर्ट है, वहाँ बलूचिस्तान को चीन के जो शिनजियांग प्रांत है यानी कि काशगर से जोड़ना इनका एक मोटिव था, जिससे क्या है मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक व्यापार पहुंच सके। लेकिन अगर हम इसकी कूटनीति को समझें तो ये भारत को घेरने की भी एक नीति हो सकती है। इसके बाद 2015 में एक और समझौता होता है। 2015 में चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग थे, उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की और इसको औपचारिक रूप दिया। दोनों देशों ने 51 समझौते और जो MOUs होते हैं उन पर मतलब सिग्नेचर किए, जिसमें 46 अरब डॉलर की परियोजना शामिल है। इस समय अगर हम बात करें तो CPEC को ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक सहयोग पर परियोजना के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इसमें ऊर्जा परियोजना रहेगी। इसमें जैसे कि जो कोयला है, कोल इंडस्ट्री वगैरह रहेगी। उसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी परियोजना जो है, पाकिस्तान में जो बिजली की कमी उसको दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया। उसके अलावा सड़क बनाई गई है, रेलवे पाइपलाइन बिछाई गई। गवादार से लेकर काशनगर तक जितना भी पूरा डेवलपमेंट है वो चाइना के द्वारा किया जाएगा। गवादार को एक प्रमुख व्यापारिक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जैसे औद्योगिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना, तो ये सभी इस प्रोजेक्ट के तहत किए जाएंगे CPEC 2.0। अब इसको आगे बढ़ाने की बात, इसका पहला चरण जो है 2015 से लेकर 2020 तक चला है। इसमें जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जिसमें साहिवाल और पोर्ट कासिम हाइड्रो परियोजना इनमें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद काराकोरम राजमार्ग उत्पन्न होता है। मल्टान मुखर मोटरवे जैसी योजना शुरू हुई। इसके बाद गवादार बंदरगाह जो उसका विकास, उससे संबंधित जो भी सुविधाएं, जैसे कि वहां पर एयरपोर्ट वगैरह बनाना, हॉस्पिटल्स, इन पर काम शुरू हुआ है। इसके बाद अब दूसरा चरण जो शुरू होता है, ये 2020 से लेकर अब तक चला आ रहा है। और इसी बीच ये एक जो मीटिंग होती है, इसमें अब काबुल तक विस्तार करने की बात हो रही है। इसका मुख्य फोकस क्या है कि औद्योगिक सहयोग करना, कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना, सामाजिक आर्थिक विकास पर। इसके अलावा विशेष आर्थिक जो जोन है उनका विकास, जैसे कि रशकाई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और इधर अलामा इकबाल इंडस्ट्री सिटी जो है, इन सभी पर अब फोकस किया जाएगा, इनको डेवलप्ड किया जाएगा। इसके बाद अफगानिस्तान के काबुल तक इसको जो जोड़ने की, मतलब कि काबुल तक इसको बात हो चुकी है, उनकी मीटिंग पर सहमति बन चुकी है। तालिबान रूलर्स ने इन्हें अनुमति दे दी। अब देखिए चुनौतियां भी रहती हैं। भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत के ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके हिस्से से होकर गुजरता है, तो इसी वजह से भारत इसे अपनी संप्रभुता का खतरा या उल्लंघन मानता है। गवादार और बलूचिस्तान में जो स्थानीय समुदाय हैं, उन्होंने इस योजना का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनके संसाधनों का शोषण करने जैसे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर जो CPE से संबंधित जितने भी कर्ज हो रहा है उसका भारी बोझ है, जिसे लेकर ऋण जाल की आलोचना होती जा रही है कि लगातार पाकिस्तान चीन के नीचे होता जा रहा है, जैसे कि चीन से कर्जा लेकर चीन का कर्जाई हो रहा है। इसके अलावा इससे जो चीनी कर्मचारी, बुनियादी ढांचे पर आतंकी हमलों, तो इन सभी ने बाधा डाली है। अब देखिए अभी अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो इसकी कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी है पहले चरण में। अभी जो दूसरा चरण शुरू हो चुका है उसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये जो चीन पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में उन्होंने 2.0 को गति देने की नई परियोजना पर सहमति बना दी गई है। त्रिपक्षीय वार्ता हुई अभी चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, और काबुल तक विस्तार देने की बात भी हो चुकी है। अब क्या होगा, जिससे और ज़्यादा जो चीन है अपनी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टिसिपेट को, यानी कि इस परियोजना को बाकी सारे बाकी सारे देशों तक इसका विस्तार हो जाएगा। इसका प्रभाव हमने देख ही लिया, भारत पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए भारत पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, मतलब कि हमें जैसे कि पता ही है कि
चीन जो है एक तरफ पाकिस्तान में घुसता जा रहा है, दूसरी तरफ उसने नेपाल में अपना प्रभाव बना रखा है, इधर बांग्लादेश में अपना एयरबेस स्थापित करने की बात कह दी उन्होंने। उधर अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है चीन का एक विवाद वो लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसी तरह अब जो चीन है वो अपना विस्तार दिन ब दिन करता जा रहा है। और भारत ऐसे समय में अगर हम देखें ना भारत की सिचुएशन, तो भारत की सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि भारत चाहते ना चाहते हुए भी अकेला पड़ने वाला है। अब अगर भारत चाहे तो या तो उसको ये चीज़ समझनी होगी या फिर मतलब कि कुछ ऐसा करना होगा कि अपनी जो विदेश नीति उसमें सुधार करने होंगे, ताकि चीन के साथ उनकी जो भी मनमुटाव या विवाद है वो ख़त्म होते रहे। तो अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इस वैसे तो पता है कि ये जो चीन इकॉनमिक पाकिस्तान कॉरिडोर है, इसमें क्या है कि जो इफ़ेक्ट है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब असर देखना पड़ेगा भारत को। लेकिन फिर भी आने वाले समय पता चलेगा कि अब चीन जो अपना विस्तार और कहाँ तक करना चाहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।